कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास के अंदर हम लोग सबसे पहले जो चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर टीपी और डब्ल्यूपी का कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे की चीज़ों को पढ़ने के लिए ये पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। टीपी एंड डब्ल्यूपी। टीपी का मतलब क्या होता है? टर्गर प्रेशर, यानी कि स्फीत दाब, और डब्ल्यूपी का मतलब क्या होता है? वॉल प्रेशर, भित्ति दाब। ठीक है। सबसे पहले टर्गर प्रेशर को समझने की कोशिश करें। टीपी को इमेजिन करो, टीपी और डब्ल्यूपी फिर इकट्ठे साथ में पढ़ूंगा। जब किसी पादप कोशिका को, पहले पादप कोशिका को ध्यान में रखना है, प्योरली पादप कोशिका। जब किसी पादप कोशिका को शुद्ध जल में रखा जाता है, शुद्ध जल में रखा जाता है तो जब किसी पादप कोशिका को शुद्ध जल में रखा जाता है तो शुद्ध जल कोशिका में प्रवेश करता है, क्योंकि कोशिका के रिक्तिका रस की सांद्रता ज्यादा है। ठीक है। तो जब आप किसी पादप कोशिका को शुद्ध जल में रखोगे तो शुद्ध जल कोशिका में प्रवेश करेगा, क्योंकि कोशिका में रिक्तिका रस की सांद्रता ज्यादा है। इस कारण कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ता है, कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ता है। ठीक है। नेचुरली पानी अंदर जाएगा तो कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ेगा। कोशिका स्फीत हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, फूल जाएगी, स्फीत हो जाएगी एवं स्फीत दाब उत्पन्न होगा। टर्गर प्रेशर स्फीत दाब उत्पन्न होगा। ठीक है। वह दाब जो कोशिका द्रव्य भित्ति पर लगाता है उसे हम क्या कह देते हैं? स्फीत दाब कह देते हैं। टर्गर प्रेशर। ठीक है। तो वह दाब जो कोशिका द्रव्य भित्ति पर लगाएगा उसे स्फीत दाब कहते हैं। नौ पादप कोशिका में दृढ़
कोशिका भित्ति भी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल किसके इक्वल? टीपी के इक्वल। तो पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति भी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति भी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक दाब लगाती है, जिसे भित्ति दाब कहते हैं, वॉल प्रेशर कहते हैं। जिसे वॉल प्रेशर कहते हैं। समझना, ये देखिएगा, मान लो ये एक कोशिका थी, इस कोशिका को मैंने जल से भरे हुए बीकर के अंदर रखा। यहां पर जल से भरा हुआ बीकर है, तो नेचुरली की, और ये समझ लो कि ये वॉल है, राइट, ये सेल वॉल है, और ये जो सेल, ये कौन सी? प्लांट सेल है। तो जब भी किसी सेल को आप वाटर के अंदर रखोगे तो वाटर अंदर जाएगा, तय है, वाटर अंदर जाएगा, तो अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो कोशिका स्फीत हो जाएगी और एक दाब लगेगा, ऐसे भित्ति के ऊपर दाब लगेगा। ये कोशिका द्रव्य है ना यहाँ पर, तो कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ा तो दाब लगेगा, एक कोशिका स्फीत हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, तो एक दाब लगेगा ऐसे। तो ये जो दाब है, ये क्या लगा? टीपी, ये टीपी लगा। लेकिन बदले में एक अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी दाब लगेगा ऐसे। यदि ये इधर लग रहा है तो इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन में इधर भी एक दाब लगेगा। आर यू गेटिंग? इधर भी एक दाब लगेगा। आर यू गेटिंग? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ये जो ब्लू कलर से बता रखा है, ये क्या चीज़ है भाई? WP। ये क्या है? WP है। लेकिन शर्त ये कि केवल पादप कोशिका की ही बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टर्जिड सेल में TP इज इक्वल टू क्या होता है? WP। एक टर्जिड सेल के अंदर, एक स्फीत कोशिका में, टर्जिड सेल कौन है? जिसके अंदर एंटर हुई है, वाटर एंटर हुआ है भैया, समझ में आ रहा है? तो एक टर्जिड सेल के अंदर TP इज इक्वल टू क्या होता है? WP। एक टर्जिड सेल में TP इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? WP के बराबर होता है। अच्छा, एक और चीज़, टर्जिड सेल है ना, टर्जिड सेल में OP और TP बराबर हो जाते हैं। टर्जिड सेल में हमेशा ध्यान रखना, स्फीत कोशिका में क्योंकि जल अंदर आ चुका है तो OP और TP क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। टर्जिड सेल में रहता है तो वो OP के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो टर्जिड सेल के अंदर ये एक रूल है ना, जितना अच्छे से इन रूल्स को आपने समझा है, सीखा है, तो आप लोगों के लिए फिजियोलॉजी आसान हो जाएगी। तो टर्जिड सेल के अंदर OP इज इक्वल टू TP, याद रखना, ये भूलना मत। पानी अंदर आता रहता है तो वो OP को कम करता रहता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, कितना होता है? OP TP के बराबर हो जाता है। चलो, TP को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द्रव्य स्थैतिक दाब भी कहते हैं। दाब भी कहते हैं। TP को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, TP को हम
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या द्रव स्थैतिक दाब के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। अच्छा, टीपी को दाब विभव भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। टीपी को दाब विभव, प्रेशर पोटेंशियल भी कहते हैं। इसे साइन पी से दर्शाते हैं, इसे साइन पी से दर्शाते हैं। टीपी को दाब विभव भी कहते हैं, इसे साइन पी से दर्शाते हैं। अच्छा, याद रखना कुछ खास बातें। एक क्वेश्चन है, क्या होगा यदि आरबीसी, बस दिमाग में ये याद रखना कि आरबीसी एक जंतु कोशिका है। क्या होगा यदि आरबीसी को आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर, में रख दिया जाए? देखो, प्लांट सेल में तो क्या था कि वॉल थी, तो जितना टीपी लग रहा था उतना डब्ल्यूपी भी लग रहा था, तो टीपी और डब्ल्यूपी बराबर हो गया और सेल रप्चर नहीं हुई, यानी कि सेल फटी नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा यदि आरबीसी को आसुत जल में रख दिया जाए, तो आरबीसी के ऊपर भित्ति तो होती नहीं है, आरबीसी पर भित्ति तो होती नहीं है। तो अब भित्ति नहीं होती है तो क्या होगा, केवल आप आसुत जल में रखोगे तो जल अंदर आता जाएगा, टीपी के बढ़ने से वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, पहले तो फूलेगी और फूल कर फट जाएगी। आंसर क्या होगा, फूल कर फट जाएगी, मतलब इट विल स्वेल फर्स्ट एंड देन रप्चर, है ना। अच्छा, टीपी का क्या सिग्निफिकेंस है, टीपी का महत्व क्या है? टीपी का महत्व क्या है? टीपी पादप अंगों की आकृति को बनाए रखता है, बनाए रखता है। टीपी रंध्रों के खुलने व बंद होने में भी सहायक होता है। है ना। तो ये जो अभी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा टीपी और डब्ल्यूपी का, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है। ये जो रिलेशंस हैं वो याद रखने, नहीं तो जो आगे की चीज़ आ रही है वो समझ में नहीं आएगी। चलिए, अब टीपी का और डब्ल्यूपी का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दिया। अब जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, यदि आप लोगों में से काफ़ी कुछ लोग यदि कॉन्सेप्ट्स को भूल चुके हैं तो ये मौका है याद रखने का, और वो है नया कॉन्सेप्ट आ रहा है डीपीडी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जितना ध्यान से समझेंगे उतना क्वेश्चंस आप लोगों से अच्छे से हो पाएंगे। डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इसको हिंदी में बोलते हैं विसरण दाब न्यूनता। इस बारे में किसने बताया था? बीएस मेयर ने बताया था। बीएस मेयर ने बताया था
BS मेयर ने डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के बारे में बताया था, है ना। अब सिंपल लैंग्वेज में यदि डेफिसिट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, न्यूनता को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो आपको मैंने डिफ्यूजन प्रेशर पढ़ाया था, याद है या नहीं है, विसरण दाब। नाउ शुद्ध जल का विसरण दाब सबसे उच्च होता है। शुद्ध जल का डिफ्यूजन प्रेशर सबसे उच्च होता है, उसमें सॉल्यूट मिला देने पर, उसमें सॉल्यूट मिला देने पर विसरण दाब कम हो जाता है। विसरण दाब के कम होने की इस घटना को विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। विसरण दाब के कम होने की इस घटना को विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए बीकर है, इसके अंदर प्योर वाटर भरा हुआ है, तो इसका डीपी हाईएस्ट है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसी बीकर के अंदर जहाँ पर कि प्योर वाटर था, उसमें मैं बाहर से सॉल्यूट को ऐड कर दूँ, ऐड सॉल्यूट, तो इसका डीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी इसका डीपी उच्च है, यहाँ पर डीपी क्या हो जाएगा, कम, और डीपी डी विसरण दाब न्यूनता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी यहाँ पर डीपीडी क्या है, बिल्कुल यहाँ पर प्योर वाटर का डीपीडी तो क्या है, शून्य है ना। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्यूट नहीं है। अब यहाँ पर मैंने बाहर से ऐड कर दिया किसको, सॉल्यूट को, तो डीपी कम हो गया, मतलब डीपीडी क्या हो गया, बढ़ गया। विसरण दाब तो हो गया कम, लेकिन विसरण दाब न्यूनता क्या हो गई, अधिक हो गई। तो विसरण दाब के कम होने की इस घटना को विसरण दाब के कम होने की इस घटना को हम विसरण दाब न्यूनता कहते हैं, ठीक है ना। तो एक दूसरा भी तरीका है इसको डिफाइन करने का। किसी गोल में जल की विसरण दाब न्यूनता, किसी गोल में जल की विसरण दाब न्यूनता उस गोल में उपस्थित जल के अणुओं के विसरण दाब व शुद्ध जल के विसरण दाब के अंतर को विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। क्या कहा मैंने, किसी गोल में जल की विसरण दाब न्यूनता,
किसी घोल में जल की विसरण दाब न्यूनता उस घोल में उपस्थित जल के अणुओं के विसरण दाब व शुद्ध जल के विसरण दाब के अंतर को, क्या कहा, घोल में उपस्थित जल के अणुओं के विसरण दाब व शुद्ध जल के विसरण दाब के अंतर को हम क्या कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि मान लीजिए कि दो चीज़ें हैं, है ना, इधर मान लीजिए प्योर वाटर है और इधर मान लीजिए सॉल्यूशन है ना। तो जो विसरण दाब का अंतर है, यहाँ पर डीपी क्या होता है, ज़्यादा होता है, यहाँ पर डीपी क्या होता है, कम होता है। तो ये जो विसरण दाब का जो अंतर है ना, प्योर वाटर और सॉल्यूशन के अंदर, प्योर वाटर और सॉल्यूशन के अंदर जो डीपी का जो अंतर है, यहाँ पर विसरण दाब ज़्यादा है, यहाँ पर विसरण दाब क्या है, कम है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, किसी घोल में जल की विसरण दाब न्यूनता उस घोल में उपस्थित जल के अणुओं के विसरण दाब, जल के अणुओं के विसरण दाब व जल के अणुओं के विसरण दाब व शुद्ध जल के, ये देखो जल घोल में, ये तो घोल मतलब किसकी बात हो रही है, सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो उस घोल में उपस्थित जल के अणुओं के विसरण दाब और शुद्ध जल के विसरण दाब के अंतर को हम क्या कह देते हैं, विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया हो तो बस केवल इतना सा याद रख लेना और कुछ नहीं, इतना सा याद रख लेना, प्योर वाटर का डीपी सबसे उच्च होता है, प्योर वाटर का डीपी विसरण दाब सबसे उच्च होता है क्योंकि उसमें सोल्यूट नहीं है, उसमें सोल्यूट ऐड कर देने पर उसका विसरण दाब कम हो जाता है। इसी घटना को डीपीडी कहते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ याद रखना डीपीडी राइट को एसपी भी कहते हैं, है ना। एसपी क्या है, चूषक दाब, इंग्लिश में कहें तो सक्शन प्रेशर, है ना। एसपी क्या है, इट इज डिमांड ऑफ वाटर इन सेल, ठीक है ना। डीपी को एसपी भी कहते हैं, ठीक है, डीपीडी को एसपी भी कहते हैं। इमेजिन करो कि ये एक बीकर है, उसके अंदर आपने बाहर से सॉल्यूट मिला दिया, तो बताओ इसका डीपीडी क्या हो गया है, हाई हो गया है। इसका डीपीडी क्या हो गया है, हाई हो गया है, राइट। अरे भाई डीपी कम है, राइट, सॉल्यूट मिला दिया तो डीपीडी तो हाई हो गया। अब यदि मान लो, इमेजिन करो कि मैं इसी बीकर के अंदर बाहर से वाटर मिला दूं, बाहर से वाटर मिलाता जाऊं, तो बताओ डीपीडी क्या होगा, कम होगा। अरे विसरण दाब न्यूनता कम होगी कि नहीं होगी वाटर को मिला देने के ऊपर, विसरण दाब न्यूनता क्या होगी, कम होगी, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डीपी क्या होगा, बढ़ेगा, डीपी बढ़ेगा और विसरण दाब न्यूनता क्या होगी, कम होगी। तो डीपीडी को हम डिमांड ऑफ वाटर इन सेल भी कहते हैं, डीपीडी को हम एसपी भी कहते हैं, मतलब इट इज़ डिमांड ऑफ वाटर इन सेल। अच्छा एक बात बताओ, एक प्योर वाटर समझो, सिंपल लैंग्वेज में समझो, एक पानी की गिलास है, ठीक है, उसमें आपने 2 चम्मच शक्कर डाल दी या 3 चम्मच शक्कर डाल दी, पानी बहुत मीठा हो गया। आप चाहते हैं कि पानी को फेंके नहीं और उसको थोड़ा सा कम फीका कर दें, क्या करोगे, एक दूसरा यूटेंसिल लोगे, उसके अंदर इस गिलास को तो पानी को तो डालोगे ही और एक गिलास और पानी डाल दोगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, यस और नो, बस वैसा ही मामला है। तो डीपीडी को एसपी भी कहते हैं, इट इज़ डिमांड ऑफ वाटर इन सेल। मतलब कि याद रखो, जिसका डीपीडी उच्च होता है, जिसकी न्यूनता उच्च होती है, विसरण दाब न्यूनता उच्च होती है, वो बाहर से पानी को लेने की कोशिश करेगी ताकि वो अपनी न्यूनता को क्या कर पाए, कम कर पाए, समझ में आ रहा है। तो डीपीडी को हम एसपी भी कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना है। चलो अब डीपीडी
is directly proportional to concentration of solute in solution. Very important. dPd is directly proportional to concentration of solute in solution. More the concentration of the solute, more the dPd, less the concentration of the solute, less the dPd. मतलब विसन दाब न्यूनता समानुपाती होती है किसके? कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के इन सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में जितना सोल्यूट का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना ही डीपीडी ज़्यादा होगा. जितना सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का कंसेंट्रेशन कम होगा उतना ही डीपीडी क्या होगा? कम होगा. ये ध्यान रखना है. अच्छा, हमेशा याद रखो एक रूल है, भूलना नहीं है. लो डीपीडी से वाटर का मूवमेंट, लो डीपीडी से वाटर का मूवमेंट हमेशा हाई डीपीडी की तरफ करवाया जाता है. ये रूल है. आगे चलकर मैं कुछ प्रॉब्लम वगैरह भी करवाऊंगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा. लो डीपीडी से वाटर का मूवमेंट, लो डीपीडी से जितने भी आपको हम डीपीपी में जो क्वेश्चंस डाल रहे हैं वो भी बहुत आसानी से हो जाएंगे यदि आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सुना है तो. लो डीपीडी से वाटर का मूवमेंट हाई डीपीडी की तरफ होता है. वापस से बोल रहा हूँ, लो डीपीडी से वाटर का मूवमेंट हाई डीपीडी की तरफ होता है. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, साधारणतया राइट, साधारणतया सेल में OP इज ग्रेटर देन TP. राइट, साधारणतया सेल में OP इज ग्रेटर देन TP. जब तक सेल में वाटर की एंट्री नहीं हुई है तब की बात हो रही. वाटर की एंट्री है ना, याद रखना. साधारणतया सेल में OP इज ग्रेटर देन TP. ये कब? जब तक सेल में वाटर की एंट्री नहीं हुई है. और ये भी ध्यान रखना, जब सेल में वाटर की एंट्री हो जाती है तो OP बराबर किसके हो जाता है? TP के हो जाता है. तो जब तक सेल में वाटर की एंट्री नहीं हुई तब तक OP इज ग्रेटर देन TP. और जब सेल में वाटर की एंट्री हो जाए तो OP इज इक्वल टू TP. अच्छा, एक चीज़ याद रखना, डीपीडी क्या है ना? तो ये परासरण दाब व विसरण दाब परासरण दाब व स्फीत दाब के बीच का अंतर है. ठीक है. डीपीडी क्या है? ये परासरण दाब व स्फीत दाब के बीच का अंतर है. व्हाट इज डीपीडी? इट इज डिफरेंस बिटवीन osmotic pressure and Turgor pressure. तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? डीपीडी इज इक्वल टू OP माइनस TP. राइट, OP डीपीडी इज इक्वल टू OP माइनस TP. या हम ऐसे भी लिख सकते हैं डीपीडी और SP, क्योंकि डीपीडी को तो SP भी, डीपीडी और SP इज इक्वल टू OP माइनस
WP, क्योंकि आप जानते हो कि TP इजिकल टू क्या था, WP के बराबर था। तो DPD और SP इजिकल टू OP माइनस WP भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब कुछ खास बातें, कुछ केस स्टडीज पढ़ेंगे यहाँ पर। बहुत खास केस स्टडीज है, बहुत खास केस स्टडीज है। केस नंबर 1 है, एक स्फीत कोशिका। यूं के यूं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। एक स्फीत कोशिका का DPD क्या होगा? एक स्फीत कोशिका का DPD क्या होगा? स्फीत कोशिका तो अब समझ गए ना, टर्जिड सेल। तो हम जानते हैं DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP। आपने ये पढ़ा है, एक टर्जिड सेल के लिए आपने ये पढ़ा था, याद कीजिए। एक टर्जिड सेल में OP TP के बराबर होता है, याद है, पढ़ाया था। एक टर्जिड सेल में OP TP के बराबर होता है। थोड़ी सी मैथ्स लगाते हैं। OP TP को इधर शिफ्ट कर दो, माइनस TP इज इक्वल टू 0, है ना। तो DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की यहाँ से, तो 0। वैसे भी आप जानते हो कि एक टर्जिड सेल के अंदर जिसमें बहुत सारा पानी अंदर आ गया है, उसका DPD तो 0 है ही ना, 0 होगा ही होगा। तो ये याद रखना है। केस नंबर 2, एक श्लथ कोशिका जिसमें पानी अंदर गया नहीं है, बाहर निकलने से पिचक गई है वो। फ्लैसिड सेल का DPD क्या होगा? तो DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP। अब एक बात बताओ, सेल के अंदर पानी तो गया ही नहीं है ना, और उल्टा बाहर निकल गया है, पिचक गई है वो। तो श्लथ कोशिका में, मतलब फ्लैसिड सेल में TP क्या होता है? 0। पानी अंदर गया नहीं है ना, TP 0 है। तो क्या हो जाएगा? DPD इज इक्वल टू DPD इज इक्वल टू OP। DPD इज इक्वल टू OP। तो एक श्लथ कोशिका का DPD क्या होगा? OP के बराबर। भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 3, एक जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। सुना है आपने? प्लाज्मोलाइज्ड सेल समझते हो? जब एक किसी कोशिका को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हो तो सारा का सारा रिक्तिका रस बाहर निकल जाता है और सिकुड़ कर रिक्तिका बीच में आ जाती है। तो एक जीवद्रव्य कुंचित कोशिका, एक जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में DPD का मान क्या होगा? एक जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में DPD का मान क्या होगा? तो हमेशा याद रखो, इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ये बात दिमाग में बिठा लो। मतलब जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में TP
ऋणात्मक होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। टीपी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो dpd इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। अब dpd इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, यहाँ पर नेगेटिव है, माइनस टीपी, क्योंकि जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में टीपी का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो dpd इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो dpd इज इक्वल टू ओपी माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट खोलो, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बस। तो dpd इज इक्वल टू ओपी प्लस टीपी। क्लियर है। तो ये भी आपको एक प्लाज्मोलाइट सेल के लिए ध्यान में रखना है। अब एक क्वेश्चन है, मानो कि सेल ए है और उसका ओपी और टीपी आपको क्रमशः दे रखा है 30 ATM और 15 ATM। और सेल बी के लिए दे रखा है आपको OP इज इक्वल टू 20 ATM और TP इज इक्वल टू 10 ATM। ये दो सेल का आपको ये दे रखा है डेटा। अब ये बताना है कि क्वेश्चन ये है कि जल की गति किस दिशा में होगी। जल की गति किस दिशा में होगी। दो ऑप्शन है, A to B या B to A। कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि ऑलवेज वाटर मूव्स फ्रॉम लो DPD टू हाई DPD। तो OP हम जानते हैं DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 30 माइनस 15 ATM और यहाँ पर 20 माइनस 10 ATM। रूल कहता है हमेशा लो DPD से जल की गति उच्च DPD की तरफ होगी। लो DPD किसका, इसका, और जिसका ज़्यादा है तो B to A। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये जो था कॉन्सेप्ट था अपना DPD का, है ना। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ DPD। नाउ अब आ रहे हैं जल विभव का कॉन्सेप्ट। जल विभव, वाटर पोटेंशियल। इसके बारे में टेलर व स्लेटर, इसके बारे में टेलर व स्लेटर ने बताया। इसके बारे में किसने बताया भाई, टेलर और स्लेटर ने बताया। टेलर और स्लेटर ने बताया, ठीक है।
नाउ इसे साइन W से डिनोट करते हैं। आजकल डीपीडी को ही आजकल जो आपने अभी डीपीडी पढ़ा ना, डीपीडी को ही जल विभव, आजकल डीपीडी को ही जल विभव के आधार पर एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब एक तरीके से डीपीडी को ही नया नाम दे दिया गया है जल विभव, ठीक है। बट याद रखना डीपीडी तो पॉजिटिव होता है और साइन W जो होता है उसका मान ऋणात्मक होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ शुद्ध जल का जल विभव यानी कि वाटर पोटेंशियल सबसे उच्च है ना। याद रखना शुद्ध जल का साइन W किसके बराबर मालूम है? शून्य के बराबर। जब आप शून्य को हाईएस्ट मान रहे हो, जब आप शून्य को हाईएस्ट मान रहे हो तो इसका मतलब उससे सब नीचे की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो शुद्ध जल का जल विभव सबसे क्या माना गया है? उच्च माना गया है, ठीक है। अच्छा याद रखना कैसे डिफाइन करते हैं जल विभव को, कैसे डिफाइन करते हैं? शुद्ध जल की स्वतंत्र ऊर्जा शुद्ध जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा व शुद्ध जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा व विलयन में अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा के बीच के अंतर को जल विभव कहते हैं। डिफरेंस इन फ्री एनर्जी ऑफ प्योर वाटर एंड डेट ऑफ सॉल्यूशन। डिफरेंस इन फ्री एनर्जी अपने हिसाब से आप of pure water and that of solution. Difference in free energy of pure water and that of solution is called water potential. अभी जो स्वतंत्र ऊर्जा क्या है? स्वतंत्र ऊर्जा क्या है? ये फ्री एनर्जी क्या है? तो कंफ्यूजन नहीं करना है। एनर्जी टू डू वर्क, है ना? एनर्जी टू डू वर्क। तो डिफरेंस इन फ्री एनर्जी प्योर वाटर एंड डेट ऑफ सॉल्यूशन। शुद्ध जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा व विलयन में अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा के बीच के अंतर को हम क्या कह देते हैं? जल विभव। हमेशा याद रखना शुद्ध जल की स्वतंत्र ऊर्जा सबसे उच्च होती है।
शुद्ध जल की स्वतंत्र ऊर्जा सबसे उच्च होती है। द फ्री एनर्जी ऑफ प्योर वाटर इज हाईएस्ट। अच्छा, एक रूल याद रखना, हाई फ्री एनर्जी से जल की गति लो फ्री एनर्जी, ये जितने बॉक्स वगैरह और रिलेशन में लिख रहा हूँ ना, इनको एक जगह पे लिख लेना, कोई भी दुनिया का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी। हाई फ्री एनर्जी से जल की गति हमेशा लो फ्री एनर्जी की तरफ होती है। एक और रूल याद रखो, हाई साइन डब्ल्यू से जल की गति लो साइन डब्ल्यू की तरफ होती है। एक और रूल याद रखना है, लेस नेगेटिव साइन डब्ल्यू से, जो भी लेस नेगेटिव वैल्यू हो, है ना क्वेश्चन में, जल की गति लेस नेगेटिव साइन डब्ल्यू से जल की गति, लेस नेगेटिव साइन डब्ल्यू से जल की गति मोर नेगेटिव साइन डब्ल्यू की तरफ होती है। लेस नेगेटिव साइन डब्ल्यू से जल की गति मोर नेगेटिव साइन डब्ल्यू की तरफ होती है। ठीक है, अच्छा याद रखना, साइन डब्ल्यू के लिए एक रिलेशन है, साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन एस प्लस साइन पी। ध्यान दीजिएगा, डीपीडी में क्या पढ़ा था, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। डीपीडी को ही तो आजकल साइन डब्ल्यू से शो करे, तो डीपीडी की जगह पे क्या है, साइन डब्ल्यू। नाउ हम जानते हैं कि, याद करो, ओपी का नया नाम क्या था, याद करो, सॉल्यूट पोटेंशियल साइन एस, विलय विभव। और टीपी का नया नाम क्या था, साइन पी था। ठीक है, बस तो डीपीडी को ही, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी को ही साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन एस प्लस साइन पी से लिख दिया। हमेशा याद रखना, ये फार्मूला है किसके लिए, वाटर पोटेंशियल के लिए। नाउ साइन डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल है, जल विभव है, ये नेगेटिव होता है। साइन एस सॉल्यूट पोटेंशियल है, ये भी नेगेटिव होता है। और साइन पी प्रेशर पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव होता है, लेकिन प्लाज्मोलाइज सेल में नेगेटिव होता है। प्लाज्मोलाइज सेल में नेगेटिव होता है, बाकी तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन एस प्लस साइन पी। अब मान लो एक क्वेश्चन है, एक टर्जिड सेल में साइन एस माइनस 10 बार है, व साइन पी 10 बार है, तो साइन डब्ल्यू क्या होगा। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछा, तो साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन एस प्लस साइन पी, साइन एस माइनस 10 साइन पी प्लस 10, तो साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, 10 से 10 कट गया। जैसे डीपीडी 0 आया था वहाँ पर, वैसे ही टर्जिड सेल के अंदर साइन डब्ल्यू 0 आ गया। ठीक है, मान लो एक श्लथ कोशिका
फ्लैसिड सेल में साइन एस -10 बार है तो साइन डब्ल्यू क्या होगा? तो साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू श्लथ कोशिका के अंदर साइन पी तो 0 होता है। अरे भाई टीपी 0 होता है तो कितना दे रखा है साइन एस। तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन एस, साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू -10 बार। अब इमेजिन करो कि एक प्लाज्मोलाइज सेल है, एक जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में साइन एस आपको दे रखा है -10 बार एवं साइन पी -2 बार। तो साइन डब्ल्यू क्या होगा ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में। तो साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन एस प्लस साइन पी, साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन एस प्लस साइन पी। और हमेशा याद रखना कि साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ दे रखा है -10 प्लस साइन पी कितना माइनस है -2 बार। तो साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू -10 प्लस -2। तो साइन डब्ल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या के ऊपर नेगेटिव चिन्ह है तो ये नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछ सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वाटर पोटेंशियल। नाउ बेटा, अब आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, जीव द्रव्य कुंचन। प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, देखा है आपने प्लाज्मोलाइसिस को। चलो, प्लाज्मोलाइसिस क्या है पहले ये समझिए। जब किसी कोशिका को, जैसे मान लीजिए एक पादप कोशिका की बात करता हूं मैं, जब किसी पादप कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाता है जब किसी पादप कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाता है
तो उस सेल में एक्सोऑस्मोसिस होता है, सेल में स्थित सेल सेप बाहर आ जाता है। ठीक है, जब किसी पादप कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाता है तो उस सेल में एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है, सेल में स्थित सेल सेप बाहर आ जाता है और जीव द्रव्य भित्ति से अलग होकर सिकुड़ जाता है। इस घटनाक्रम को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। समझ में आया क्या कहा मैंने? जैसे यदि आप एक प्लाज्मोलाइज सेल को देखेंगे तो कैसी नजर आएगी, देखिए। है ना, ये भित्ति से अलग हटके और पूरा के पूरे सिकुड़ कर और कहां पर आ गई, बीच में आ गई। जब किसी पादप कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा था इस सेल को, जब किसी पादप कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा था तो उस सेल में एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है। हाइपरटोनिक में रखोगे तो सेल से पानी बाहर आएगा, उस सेल में एक्सोऑस्मोसिस होता है, सेल में स्थित सेल से बाहर आ जाता है। ठीक है, जीवद्रव्य भित्ति से अलग होकर, ये देखो, जीवद्रव्य भित्ति से अलग होकर और सिकुड़ जाता है, पूरा के पूरा जीवद्रव्य भित्ति से बिल्कुल अलग होकर और क्या हो जाता है, सिकुड़ कर बीच में आ जाता है। इस घटनाक्रम को हम क्या कह देते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कह देते हैं। अब यदि पूछा जाए एक क्वेश्चन, यदि प्लाज्मोलाइज सेल को फिर से प्योर वाटर में रख दिया जाए तो क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? वह फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी, वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी। इसे डीप्लाज्मोलिसिस कहेंगे। प्लाज्मोलाइसिस नहीं, फिर क्या कहेंगे? डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब ये जो प्लाज्मोलाइसिस है ना, प्लाज्मोलाइसिस 3 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण जो होता है प्रतिबंधक जीवद्रव्य कुंचन, इस चरण के अंदर क्या होता है? इस चरण में भित्ति सिकुड़ती है। जैसे ही आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे ना तो इस चरण में भित्ति सिकुड़ती है, जीवद्रव्य नहीं सिकुड़ता। और टीपी
कम हो जाता है। टीपी कम हो जाता है। दूसरे स्टेप के अंदर प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन इसमें क्या होता है, जल का बाहर आना जारी रहता है। जीवद्रव्य भित्ति से पृथक होना शुरू होता है। लेकिन पूरी तरह से पृथक नहीं होता। पृथक नहीं होता, पूरी तरह से पृथक नहीं होता। और लास्ट में सुस्पष्ट जीवद्रव्य कुंचन, मतलब एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। इनके भी इंग्लिश नाम लिख देता हूं मैं, इंसिपिएंट और ये लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। तो सुस्पष्ट जीवद्रव्य कुंचन में जीवद्रव्य भित्ति से पूर्णतया अलग हो सेंटर में आ जाता है। अच्छा, एक खास बात, इस स्टेज में जीवद्रव्य व भित्ति के मध्य हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बढ़ जाता है, जो इस स्टेज में जीवद्रव्य भित्ति के मध्य हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बढ़ जाता है, जो जीवद्रव्य को लंबे समय तक प्रोटेक्शन देता है। लंबे समय तक प्रोटेक्शन देता है। जैसे यहां पर यूं देखो, ये तो प्लांट सेल थी, ठीक है। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब जीवद्रव्य सिकुड़कर बीच में आ गया पूरा, तो ये जो स्पेस है ना, यहाँ पर ये शुगर सॉल्यूशन वगैरह जो भरा हुआ था, तो ये पूरा की पूरा यहाँ पर भर गया आके ये शुगर सॉल्यूशन, क्योंकि भित्ति तो परमीएबल होती है, ये वॉल थी, वॉल तो परमीएबल होती है, तो ये शुगर सॉल्यूशन भर गया जो इस जीवद्रव्य को लंबे समय तक क्या देगा, प्रोटेक्शन देगा। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये भी अपने को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। पहली बात तो जैम, जेलीज और मुरब्बा को इसी विधि द्वारा लंबे समय तक प्रिजर्व करते हैं। ये तो जैम, जेली, मुरब्बास वगैरह जो है ना, वो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर बनते हैं। ठीक है। नंबर 2, मछली पर नमक लगा देने से वह खराब नहीं होती। कई लोग फ़िश खाने, जैसे मान लीजिए 5 किलो फ़िश लेके आ गए, घर में खाने वाले मेंबर कम है, तो फ़िश को स्टोर करने के पहले, मतलब फ्रिज में स्टोर करने के पहले उसके ऊपर नमक लगा देते हैं। तो नमक लगा देने से क्या होगा कि सारा वाटर बाहर आ जाएगा, एक्सोस्मोसिस हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, तो वो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि बायोलॉजी कहती है कि जहाँ पानी है वहाँ संक्रमण है। तो मछली पर नमक लगाने से वो ख़राब नहीं होती है ना। आपने अपने घरों के अंदर माँ को, बहन को आपने देखा होगा, है ना, दादी को, नानी को करेले की सब्ज़ी बनाते हुए देखा होगा। तो करेले के ऊपर नमक लगा देने का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी यही है, ताकि कड़वापन बाहर आ जाए, है ना, पानी के साथ में। तो मछली पर नमक लगा देने से ख़राब नहीं होती है, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। अचार बनाते वक्त भी इस कॉन्सेप्ट को काम में लेते हैं। अचार बनाते वक्त भी इस कॉन्सेप्ट को काम में लेते हैं। आपने देखा होगा केरी का जब अचार डालते हैं तो उसके ऊपर नमक, है ना, नमक और हल्दी लगाकर छत पे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ताकि उससे पानी बाहर निकल जाए। पानी बाहर निकल जाएगा तो वो केरी का अचार खराब नहीं होगा। क्योंकि भारत के अंदर परंपरा क्या है, मार्च टू मार्च अचार डाला जाता है। तो अचार बनाते वक्त भी इस कॉन्सेप्ट को काम में लेते हैं। तो ऐसे बहुत जगह पर कॉन्सेप्ट है जहाँ पर कि आप प्लाज्मोलाइसिस को यूज़ में लेते हैं। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। अब अगले वीडियोस के अंदर इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग लेंगे। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।